अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। तो नाज़रीन, एक तरफ महंगाई की वजह से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने के करीब है, तो दूसरी तरफ हुकूमत तैयार है मिनी बजट पास करवाने के लिए। मिनी बजट पास होगा तो साढ़े 300 अरब के करीब नए टैक्सेस लगेंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। बहरहाल रिपल इफेक्ट जो है वो उसका आम आवाम की ज़िंदगी में पड़ेगा। अपोजिशन की तरफ से ये ज़ोरों शोर से दावे तो हमें नज़र आते हैं कि इस मिनी बजट को पास नहीं होने दिया जाएगा। कौमी असम्बली में हमें तकरीरें भी नज़र आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हिकमत अमली अपोजिशन क्या अपनाएगी इस मिनी बजट को रोकने के लिए। क्या तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं इस मिनी बजट को रोकने के लिए? क्या नंबर्स उनके पास पूरे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम क़यादत की मुलाकात भी हुई आज, और उस मुलाकात में यही कहा गया है कि नंबर पूरे करने हैं और इस मिनी बजट को किसी न किसी तरीके से पास होने से रोकना है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा, पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब किया गया है। हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? लॉन्ग मार्च किया जाएगा या फिर इन हाउस तब्दीली की बातें जो आज का ज़ेर गर्दिश हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें वो ज्वाइन करेंगे और उनसे इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सर, क्या ख्याल है, आराम से पास करवा लेगी मिनी बजट हुकूमत या फिर कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है? आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और सदीक भाई को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि अगर हम समझते हैं कि हम जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं और पार्लियामेंट एक अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, तो फिर जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा। हमारा काम था, हुकूमत थी, उसने अपना एक मिनी बजट पेश किया, फाइनेंस बिल पेश किया, और इस पर जिस तरह कल 2 दिन से तकारीर हो रही हैं, अपोजिशन अपनी तकारीर भी कर रही है, लेकिन मैं इस पूरे 2 दिन के सेशन को जो मैं बड़े गौर से देख भी रहा हूँ और तकरीबन वहाँ सारा दिन बैठता भी हूँ, लेकिन मैंने तनकीद के सिवा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने कहा कि अगर आपने ये न करते ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। कोई तजावीज़ भी दी हुई थी तो मैं समझता कि जी है कि ये बड़े मुस्बत अंदाज से गुफ्तगू हो रही है। लेकिन तनकीद जो पिछले 3.5 सालों से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये पहला दफ़ा है पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं सुन रहा हूँ और फिर मैं जो देखता हूँ चेहरे, वो कोई कहता है मैं 3 दफ़ा जीत कर आया हूँ, कोई कहता है मैं 4 दफ़ा जीत के आया हूँ, कोई कहता है मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद ने नाम रख दिया था मेंबर कौमी असम्बली। तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इसमें सीखा क्या है। देखिए, अगर बिल आएगा हुकूमत के पास अक्सरियत होगी, वो पास हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा पास। तो इसमें फिर यकीनन हमें हमारी कमज़ोरियों का भी पता चलेगा। हमारे दोस्तों को जो शिकायत है, अगर किसी को शिकायत है, अगर वो ट्रेजरी बेंचेस के अंदर भी किसी को शिकायत है, तो उसका काम ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आकर अपनी शिकायत को इंदराज कराए, ताकि लोगों को पता चले कि इनको ये शिकायत है। अगर घर बैठकर अगर शिकायत करनी है तो फिर मैं ये समझता हूँ ये बुज़दिल खिलाड़ी का काम है। मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, पार्लियामेंट में आऊँगा और मेरी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामेंट मजबूत हो। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, ये सवाल मैंने कई मरतबा हुकूमती रहनुमाओं से किया है कि मतलब किस तरह से इसको पास करवा पाएगी। जवाब उनका अक्सर ये होता है कि अगर इनके पास कोई तजावीज़ हैं तो ये हमें तजावीज़ दे दें और उसके मुताबिक हम मुल्की मुआशी पॉलिसी बना लेते हैं। तो सर, अपोजिशन रहनुमा क्यों नहीं तजावीज़ देते? आप लोग तो ये कहते हैं कि हमारे दौर में मईशत बड़ी अच्छी चली, आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो तजावीज़ क्यों नहीं देते हैं सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा यूसुफ साहिबा, और मैं आफ्ताब जहांगीर साहब को भी सलाम कहता हूँ। बहुत सी बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की कि अगर अक्सरियत होगी तो पास हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो ये बड़ी माकूल बात उन्होंने की। असल बात यह है कि अपोजिशन अगर तजावीज़ दे के और उसने मामलात ही दुरुस्त करने हैं, तो ये हुकूमत और इसकी 6 टीमों का तबादला और आगे पीछे ये सारा क्या है? क्या इन्होंने, जब अपोजिशन ने कौमी अपना माशी चार्टर
या चार्टर ऑफ इकोनॉमी अंग्रेजी में पहले, उसकी पेशकश की थी और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की थी। क्या ये लोग आए अपोजिशन के पास? क्या उस पेशकश पे लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ थाम लिया? कमेटी बना दी कि आइए बैठे हैं, अपोजिशन भी कह रही है सारे, और तो छोड़ें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ तक कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कि मुल्क जिन मसाइल में है उससे निकालने के लिए इससे ज्यादा और क्या, इतना वोकल, इतना खुला खुला मतलब है ताउन की पेशकश। तो इन्होंने एक अरसा गुजर गया, उन्होंने कहा जी मैं तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहता। ये वो रवैये हैं जिन रवैयों की वजह से जो पार्लियामेंट के अंदर इफ़ाम और तफहीम का जो माहौल पैदा होना चाहिए और उससे नताइज निकलने चाहिए, उसका रास्ता इमरान खान साहब ने खुद ही रोका। अब हमने तनकीद की है, हम पहले ही बता रहे हैं कि भाईजान ये काम ठीक नहीं है। अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते, बैठ जाते, हम अपने एक्सपर्ट्स की राय आपको देते, मुल्क इस दलदल में न फंसता कि डॉलर 180 रुपए का हो जाए। चीनी कहाँ पहुंची, कभी इंपोर्ट, कभी एक्सपोर्ट, कभी आज आप देख लीजिएगा खाद का क्या हाल है। हर मामले मरी के मामला देख लें, मरी का मामला देख लें, यानी ये कत्ल हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को महकमा मौसमियात ने बता दिया, आपके एनडीएमए को बता दिया, एनडीएमए ने मैसेज चला दिया कि जी हम राब्ते में हैं, सूबाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उनके साथ राब्ते में, जहां कहीं बर्फबारी का मसला हुआ हम पहुंचाएंगे। क्या हुआ? इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर नाराज ना हो जहांगीर भाई, तो इस वक्त जहांगीर साहब को छोड़ के बाकी तो मुझे यूं लगता है जिन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई मरता है मरे, इन्होंने कह देना है ओ जनाब हमारे आशारिये सारे ठीक हो गए हैं, हम तो ये करें। जाइए जरा तबाह हो गई है। आज गंदुम इनकी खुद इनको पता है, 2600 रुपए मन होल सेल किसानों से आपने ली, 1800 रुपए मन, और कुछ किसान बेचारे 1600 रुपए बेच के निकल गए और दफा 41 लगा के उनसे ले ली। उस वक्त भी बिजली, खाद, दवाएं, हर चीज 2 गुना से ज्यादा महंगी थी। और आज वो जो 2600, और मैंने जब यहाँ पिंड इस्लामाबाद में मंडी से पता किया तो 2720 रुपए मन थी। यानी होलसेल का मतलब मेन पैदावारी मंडियों में, यहाँ की मंडियों में 2720 रुपए, 3400 रुपए का 50 किलो का तोड़ा था। तो आप मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीजों को आप इकट्ठा कर लें, महंगाई क्या हुआ, इसमें किसी जगह इमरान खान साहब समेत इनके जो लोग करता धरता है कहीं सीरियसली संजीदगी से कि यार इंसानों का मामला है, मुल्क का मामला है। आज तो आयशा सूरत हाल ये है कि हमारा दोस्त, हमारा भाई जिसने हमेशा हमारी मदद की, सऊदी अरब, वो अगर $3 बिलियन का कर्जा देता है जो सिर्फ देखने के लिए है, हाथ लगाने के लिए नहीं, उस पर 4% शरह भी लेता है। बिल्कुल बड़ी सख्त शराइत हैं, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस तरह की शराइत के साथ कर्जा सऊदी अरब से नहीं मिला होगा। हमें हसन मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सदीकुल फारूक साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी सदीकुल फारूक साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हसन मुर्तजा साहब, पहले तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये बात की थी जब पीडीएम बनी थी कि पंजाब असम्बली से आगाज़ कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद का या इन हाउस तब्दीली का, उसके बाद हम नेशनल असम्बली में भी जाएंगे। लेकिन अब नेशनल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो सर क्या इस मरतबा उल्टा कुछ होने जा रहा है कि पहले यहाँ पर हो उसके बाद प्रोविंस की तरफ बढ़ा जाए, और इसके लिए तैयारियां क्या की गई हैं? नून लीग के साथ राब्ते भी हो रहे हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि जो भी जमहूरी रास्ते हैं वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करने चाहिए, और इसकी तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। हमें हर सूरत में हुकूमत के खिलाफ निकलना भी होगा। हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो कोई इंसान दोस्त नहीं है। हुकूमत तो ऐसे लगता है, आपने कभी शायद देखा हो, ये गांव गोठ में जब जाते थे ना तो टोल टैक्सेस होते थे, वो जंजीर सा खींचते थे, और अगर कोई गाड़ी वहां से भाग जाती थी तो उसको बकायदा पकड़कर तशद्दुद करते थे। अब ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल इसी तरह टैक्स कलेक्शन के चक्कर में है कि गरीब आदमी को भी रगड़ा लगा दो, मार दो। हमारा जो
मुल्क है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और ज़राअत पे अगर आप देखें तो सीड पर भी हमें ये जो है वो सेल्स टैक्स अब लगेगा, और जो हमारे रिसर्च सेंटर है वो भी औने पौने दामों में नीलाम किए जा रहे हैं। भी आप पूछें उनसे जिनको आप नीलाम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ सर्व करते रहे हैं और उन्होंने किया कुछ नहीं है। आज आप उन्हीं लोगों को वो इदारे भी बेच रहे हैं, कभी इदारों के बेचने के चक्कर में है, कभी आम आदमी पर, गरीब आदमी पर टैक्स लगाने के चक्कर में है। दवाइयां आप देख लें, लोगों के लिए दवाई खरीदना नामुमकिन हो गया है। हमारे पास अब गांव के अंदर लोग जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाई एक दिन छोड़ कर ले रहे हैं, अफोर्ड नहीं करते कि वो महीने में 30 गोलियां खा लें। वो 15 पे आ गए हैं कि यार एक दिन छोड़ के लेते रहे, जिंदगी के दिन पूरे हो जाए। और पता नहीं क्या क्या सोच क्या रखते हैं, और इन्होंने हर शोबा तबाह किया है, एक नहीं है। आप देख लें, इनसे ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन दुरुस्त होता है, ना इनसे नैब का कोई नोटिफिकेशन दुरुस्त होता है। वो क्या रहे हैं? कौन सी ऐसी टीम भाई शाम को बगले बजा रहे हैं कि मरी में 20,000 गाड़ी जा सकती थी, 1 लाख गाड़ी पहुंच गई है, बगले बजा रहे हैं। इकोनॉमी देखो कहाँ पहुंच गई है, कहाँ है बेरोजगारी, कहाँ है महंगाई, कहाँ है कुछ, खुश हो रहे हैं। सुबह जब बंदे बेचारे मर गए हैं तो उस वक्त इन्होंने शुरू कर दिया है जी कि ये हो गया, फलां हो गया। अब किसी क्लर्क को, किसी को फट्टे चढ़ा देंगे इंक्वायरी करके। भाई जब किश्ती की मिसालें देते थे आप कि कोरिया में किश्ती डूबती है तो उसका वजीर आजम इस्तीफा दे देता है, कोई वजीर आजम चला रहा होता है किश्ती, वजीर आजम इस्तीफा दे, स्टेप डाउन हो, घर जाए। आज मरी के अंदर 60 से ऊपर बंदे मर गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं आया। अब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को लगा दिया इंक्वायरी करे, क्या करेगा वो इंक्वायरी? वो सीएम के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है, वो वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है, हसन वो किसी मुर्तजा साहब, तो वफाकी फिर वजीर के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता तहरीके है। अदम एतमाद का ऑप्शन है, ये टेबल पर मौजूद है, इस पर गौर किया जा रहा है। ये बिल्कुल अदम एतमाद होना चाहिए जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि इनको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, कोई अलमिया ना हो जाए। ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जानी है, और फिर सियासी क्यादतों से भी ये नहीं संभाला जाएगा। फिल फॉर जो है वो जाना चाहिए हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ। और पंजाब इसलिए कहा जाता था कि वो सॉफ्ट टारगेट था हमारे लिए उस वक्त। अब जहां से भी करना चाहे, अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, अपोजिशन को अपनी जाती जो अना है वो खत्म करनी पड़ेगी। आज अगर कोई भी जमात इकट्ठी नहीं होती या नहीं बैठती या बात नहीं करती तो वो मुजरिम होंगे इस कौम के। आज हम कौम को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हमने कौम को आगे लेकर चलना है, कल को इन्हें है। कौन हमें वोट करेगा उस वक्त? सही, ठीक है सर, साथी रहेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप सुन भी रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की बातें। सदीकुल फारूक साहब ने जो कहा कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह की बात की थी कि मिसाक मईशत कर लेते हैं अगर मुल्क की मईशत को बचाना है तो। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि ये लोग तजावीज़ दें कि हम किस तरह से मईशत को ठीक करेंगे, सिर्फ तनकीद करते हैं। तो सर, आप लोगों की तरफ से भी तो इनिशिएटिव कोई लिया जाना चाहिए था ना, अगर आप चाहते थे कि इनके भी एक्सपर्ट मिलकर मईशत को ठीक करने के लिए कोई काम करें, तो आप लोगों ने भी तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, इन लोगों के साथ बैठे नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो ये तकरीर की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की, वो तो जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जो सेशन स्टार्ट हो रहा था तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने एग्री किया है कि मुल्क तबाही के दाने पर है, आए मिलकर मसाकियत करते हैं, आए इमरान खान साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मुल्क तबाही के दाने पर है, मुल्क को हम तबाह कर चुके हैं। तो अब उस तबाही के दाने वाले मुल्क को तबाही से बचाते बचाते हम इस हाल तक पहुंचे और हमने चीजें बेहतर की हैं। देखिए, ये वक्त आएगा, वक्त बताएगा। ये बातें करना ये इनका हक है, ये अपोजिशन में ये कभी भी कि ये नहीं कहेंगे, जैसे मैं नहीं कहूंगा कि जी ये बड़े अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि इन्होंने की नहीं।
अगर ये चले पार्लियामेंट में नहीं करते, आयशा आपके प्रोग्राम में आके कर लें कि जी आप इस तरह कर लें, है इनके बाहर माशियात आके बैठ जाएं और पता है कि डॉलर इस तरह काबू में आ जाएगा, कोई चीज ऐसी आ जाएगी। कभी आपने सुना? ये वो बातें करते हैं। अब जो मेरे घर वाले भी कहते हैं भाई अबू है चाचू खुदा के लिए क्या करने जाते हो, वो तो हम रोज सुन सुन के थक गए, सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह सुन रहे, लेकिन हल कोई नहीं बता रहे। ये बच्चे बोलते हैं, कहते हैं कि हल कोई नहीं दे रहा। चले आप पार्लियामेंट में ना दे, पार्लियामेंट में आप जाती मुकदमा लड़ें, लेकिन इस कौमी चैनल्स के ऊपर आके बैठ जाएं, वहां पे आके बैठे। कोई आपने सेमिनार किया अपोजिशन ने कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो माहिर माशियात थे उनको जमा किया हो और उनसे कोई हल मांगा हो, कोई ऐसा कोई इकदाम किया हो जिसको देखकर हम कहें कि हाँ जी बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया और ये देखें ये वे आउट निकाला है इन्होंने। वो बात है कि जी यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये नहीं हो तो आफ्ताब साहब क्या गवर्नमेंट ने ये किया कि जो मुल्क में हमारे बड़े माहिरीन भी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनको बिठाकर कोई इसका हल निकालने की कोशिश की जाती है। 22 दफा आप अच्छा देखें आयशा, 22 दफा हम IMF के पास गए, कोई नई चीज नहीं है जब हम IMF के पास नहीं जा रहे, 22 दफा जा चुके हैं, इनके दौरों में भी गए है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि देखिए जी पार्लियामेंट किस लिए है, पार्लियामेंट के अंदर आप आए, आप एहतजाज करें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जुलूस निकालें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप अदम एतमाद लेकर आए, वो आपका जमहूरी हक है, आप बिल्कुल करें। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब आप बैठें तो पार्लियामेंट के अंदर आप कोई चीज तो पेश करें, सवाए इसके कि जी यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सर से हाथ हटा दो, पांव से जूते उतार अच्छा दो। आफ्ताब साहब आपने ये बात की कि IMF के पास जाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम 22 दफा जा चुके हैं। सर IMF के पास ना जाना पड़े इसीलिए तो इमरान खान साहब को लेकर आए थे। इमरान खान साहब कहते थे कि IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। बात ये है, आप भी आकर अगर IMF के पास जाएंगे तो फिर क्या तब्दीली है? लेकिन ऐसे हालात में छोड़ सर अच्छा ये बताइए सर प्लान क्या है? अच्छा ऐसे हालात में अगर PTI का प्लान क्या है मुल्क की इकोनॉमी के लिए? ऐसा क्या किया जाए कि आगे IMF के पास ना जाना पड़े? सर देखें इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी चीज़ें बुनियादें मजबूत हो जाएंगी, हम चीज़ें बेहतरी कर लेंगे। जिस तरह देखिए मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया के अंदर 2 सेक्टर ऐसे होते हैं, मैंने जो बाहर ऑब्जर्व किया बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमारे पास भी 2-3 सेक्टर ऐसे हैं कि अगर हम उनके ऊपर काम करें तो हमारी माशी सूरत हाल बहुत मजबूत हो सकती है। तो उसके अंदर यह है कि अगर जब तक हम जो है थोड़ी सी कौम को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा तकलीफ को, और वो ये स्टैंड ले ले कि जी हमें लेकिन क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल तैयार नहीं है, ना कोई आदमी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हम यकीनन हमने कर्जे लिए हैं, उन कर्जों को उस कर्जों को उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, समझे ना। फिर ये 2 साल 3 साल का सूरत हाल आई, ये सारी चीजें आपके सामने, आपके चैनल्स की भी सूरत हाल आपको पता है कि किस तरह लोगों को तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं मिलती हैं आपके एम्प्लॉइज को है। या मेरे पास तो रोज आते हैं, मैं मीडिया की कमेटी का भी वो रुकन हूं, मेरे पास तो लोग आके बताते हैं कि आफ्ताब भाई 6 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें 4 महीने से डिले तनख्वाह मिल रही है, समझे ना। और एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ बड़े बड़े जो एंकर हैं वह उनकी तनख्वाहें और उनकी लविश लाइफ स्टाइल, वो देखें वो अपनी तनख्वाहें नहीं कम कर पाते कि वो कम करके अपने जो कैमरामैनों को और रिसर्चर को और रिपोर्टरों को जो है उनको थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें। कोई देने के लिए तैयार है? कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है? कोई नहीं तैयार है सब। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये बातें करना बेकार है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, कौम कहे कि जंगे खंदक के मौके पे साहबा आए हुजूर के पास और अपने पेट पे से कपड़ा उठा के दिखाया तो पत्थर बंधे हुए थे। जब कौम में पत्थर बांधती है तो उसके साथ सरबराह भी कौम को पत्थर बांधने पड़ेंगे अपने जिस्म मुबारक बिल्कुल बांधने पड़ेंगे। अगर अपनी कौम को 25 करोड़ आवाम, दुनिया की बेहतरीन कौम है, बेहतरीन कौम है, इसको मजलूम और मखलूम वो कर दिया, इसको गुलाम बना के रख दिया 70 साल से। अगर इसको अगर दुनिया के अंदर ताकतवर कौम बनाना होगा तो फिर पत्थर भी बांधना होगा, पत्थर बांधने पड़ेंगे। सदीकुल फारूक साहब, ठीक है आफ्ताब साहब, सदीकुल फारूक साहब पहले तो ये जो बात कर रहे हैं पत्थर बांधने पड़ेंगे। अब अजीम कौम अगर हमें बनना है तो हमें पत्थर बांधने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बातों से जो मैं अखज़ कर रही हूँ कि महंगाई तो इन नियर फ्यूचर कम होने वाली नहीं है। आयशा ये 3.5 साल में तो कौम ने पत्थर बिल्कुल नहीं बांधे, कौम तो अयाशी कर रही है। जो आज से 4 साल पहले चंद हजार टैक्स तो नहीं बांधे हुए।
हालांकि मुझे एक पहले मिनट, एक मानना मिनट। चाहिए, सदीकुल फारूक साहब आपको मानना चाहिए, आपका लीडर 3 शादियां करता है अपने बेटे की, एक लंदन में करता है, एक ड्राइवेंट के अंदर करता है, एक जाके एबटाबाद में हजारे में करता है, और गरीब आवाम की बातें करते हो, है 10-10 लाख रुपए के जोड़े पहनते हो और गरीब आवाम की बातें आफ्ताब करते साहब हो। अब जवाब आपको तो देने ये देना जेब ही नहीं देती ये बातें सदीकुल फारूक आफ्ताब साहब। साहब अब जवाब देने दे सदीकुल फारूक पत्थर साहब हमने को। बांधे हुए हैं, हमने पत्थर बांधे हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी मैं सदीकुल ये फारूक साहब। ईवान सदर के अखराजात बड़े हैं, ईवान वजीर आजम के अखराजात बड़े हैं। कल सारे मीडिया पे चला है कि गवर्नमेंट के जो नॉन प्रोडक्टिव अखराजात हैं, गैर पैदावारी, वो बड़े हैं। ये सारे अखराजात बड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इस पे आ जाएं कि इमरान खान साहब जो 4 साल पहले चंद हजार टैक्स देते थे, उनकी आमदनी करोड़ों में चली गई है, और उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ पर टैक्स दिया। एकदम इतनी आमदनी बढ़ी, कैसे बढ़ी? अच्छी बात है ना, ये भी कौम तो को दिया है ना पैसा। यार, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अभी आप तो जरा दो चुप नहीं करेंगे? सदीक भाई, आप भी आफ्ताब साहब करता हूं। लेट हिम तो अच्छी कंप्लीट बात है ना, प्लीज, कौम के खजाने में पैसे दिए हैं। लेट हिम फिर कंप्लीट आपकी प्लीज। हुकूमत सर आएगी, मैं आप आपके ऑडिट पास कर लेना वापस खान साहब आऊंगी का कि आपका कहां से आए थे रिस्पॉन्स लेने पैसे। के लिए। आफ्ताब साहब प्लीज बात करने दें। ये पहले बड़े माकूल आदमी थे, आज कुछ नामाकूलियत की बातें कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी तपिश ज्यादा हो गई है। मैं अब आपको फौरन हल बताता हूँ। जी हल, जी पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा जी कि पहले इजलास में, हुजूर, फरवरी 2019 तक आप मईशत तबाह कर चुके थे। आते ही आपने सी पैक फ्रीज कर दिया था, सबके बयानात मौजूद हैं। आते ही आपने शरह सूद 14% पर ले गए थे। आते ही आपने इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगा दी थी। उन सब का असर ये हुआ, रोजगार बंद हो गया, लोग, नैब जो है उसको पीछे लगा दिया, सनतकारों के लोग सरमाया मुल्क से ले गए और डॉलर आसमान पे पहुंच गए, इसलिए कि उन्होंने अपने रुपए जो हैं वो बेचे और डॉलर खरीद के बाहर चले गए। अब अगली बात पे आ जाए, अब हल क्या है? आपने मुझसे पूछा, ये भी पूछते हैं। सारी दुनिया में चले जाएं, मसाइल का हल सबसे पहले ये होता है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो। जब आप कहें कि हमने करप्शन खत्म करनी है और चुप करके रातों रात सदारती आर्डिनेंस 1 साल पहले ले आए, इसलिए कि हेलीकॉप्टर केस में और बिलियन ट्री सुनामी में इमरान खान साहब के पकड़े जाने का खतरा था, हमने नहीं कहा था। और अभी 2 महीने पहले आप फिर सदारती आर्डिनेंस के लिए नैब में तरमीम करें और वजीर आजम को भी नैब के कानून से बाहर निकाल दें, अपनी काबीना को भी निकाल दें, वज़राए आला को भी निकाल दें, ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल दें, कि उन पे तो नैब हाथ नहीं डाल सकता। तो मुझे बताइए, क्या ये अदलो इंसाफ है? तो अदलो इंसाफ हो और तराजू के पलड़े बराबर करें, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि आप पॉलिसियां बनाएं, उनमें तसलसल रखें, आवाम को साथ लेके चलें। आप सरमायाकारों को, सनतकारों को, ताजरों को वो सहूलतें दें जो सहूलतें देने से कारोबार, सनत, ये सारी चीजें तरक्की करें। ठीक है। आपने सुन ले, दो शर्तें, 2 बहुत बड़े शोबे होते हैं जो इन्होंने भी जिक्र किया, शायद मेरे ख्याल में नाम नहीं ले सके। एक होता है अपना कंस्ट्रक्शन, तामीर, दूसरा होता है ज़राअत। तामीर का ये आलम है कि जो सरिया हमारे दौर में 60,000 रुपए टन था, वो अब 2 लाख रुपए टन है। जो सीमेंट हमारे दौर में 400 रुपए की बोरी थी, वो अब 750 रुपए बोरी है। ठीक है। ज़राअत, अब चीनी, गंदम, आटा, सबका देख लेंगे। ठीक है सर, ये आपने बताया। सर, ये जो 25 जनवरी को अब इजलास होने जा रहा है पीडीएम का, इसके अंदर जो काफी ऑप्शन ज़ेरे गौर आएंगे, तो ये तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आएगा। आपके पास नंबर्स पूरे हैं? क्योंकि नून लीग ये दावा करती है कि 25 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ राब्ते में है, इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए नजर आते हैं, मिनी बजट के बिल पर भी, स्टेट बैंक के बिल पर भी। तो सर, आप लोग कोई सरप्राइज दे सकते हैं गवर्नमेंट को तहरीके अदम एतमाद के मामले में, मिनी बजट को रोकने के मामले में? आयशा, आपने खुद ही बताया है अभी, आपने अपने प्रोग्राम में इब्तिदा में, कि पीटीआई के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये बात दुरुस्त है ना? तो आज जो शहबाज शरीफ साहब की और पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है और उसमें 26 की तारीख तय हुई है,
तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है एक सवाल के जवाब में कि हम आईनी और जमहूरी तरीके से हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसके जरिए से मुल्क और कौम की जान इस हुकूमत से हम छुड़ा दें। उसमें तहरीक अदम एतमाद भी आती है और हसन मुर्तजा साहब ने भी आपको ये कह दिया है। बाकी कहेंगी तादाद की बात, तो तादाद भी आप देख लेंगे, आ जाएगा वो वक्त भी आ जाएगा सामने, अगर अल्लाह ने चाहा और इस अपनी कौम की सख्ती माफ होनी है और पाकिस्तान को जिस जिल्लत उन्होंने दो चार कर दिया उससे निकलना है, तो हमारी जिद्दोजहद कामयाब होगी इंशाअल्लाह। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, आप लोग नंबर पूरे कर लेंगे सर इन दोनों के लिए, मिनी बजट को रोकने के लिए भी, और अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो उसके लिए भी आपको लगता है नंबर पूरे कर लेंगे? देखिए, नंबर्स की तो बात ही नहीं है। नंबर्स तो हमने पहले पूरे किए थे जब हफीज शेख साहब इलेक्शन हारे थे, तो नंबर्स तो पूरे थे। आज अपोजिशन के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो दराड़े हैं, जो इख्तलाफ की बात करते हैं, हमें उनको बिठा के ये बात समझाना पड़ेगी। जरूरत है इस चीज की कि इनकी तब्दीली हर सूरत मुमकिन है अगर हम कोशिश करें। तो आपने देखा है आफ्ताब साहब अभी गुस्से हो गए थे कि जब सदीकुल फरूक साहब ने टैक्स के हवाले से बात की कि इमरान खान साहब बड़ा थोड़ा सा टैक्स औने पौने अदा करते थे चंद हजारों में, और आज वो लाखों में पहुंच गया है, करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो वो किस तरह पहुंच गया है? यहाँ बनता तो ये है कि वो जवाब दे, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो लड़ाई लड़ते हैं, नाराजगी का भरमी का इजहार करते हैं। ये हुकूमत जो है ये अपने दिन पूरे कर चुकी है, उनका काउंटडाउन शुरू है। देर सिर्फ अपोजिशन की तरफ से है। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीएमएलएन है। पीएमएलएन को लीड लेनी चाहिए, उन्हें आगे लगना चाहिए, और लोग यकीन माने आप के रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ राब्ते करते हैं कि खुदारा इससे हमारी जान छुड़वा दो। हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। सही, यानी पीपल्स पार्टी से भी राब्ते, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, सही, यकीनन हो रहे हैं। आज पंजाब की तरफ पीएमएलएन आगे लग गए। अगर एक हफ्ते के अंदर नो कॉन्फिडेंस ना हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं होती हैं जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, ये सारी चीजें उस वक्त यकीनी होती हैं जब कोई क़यादत आगे खड़ी हो। जब उनको पता है कि ये खड़े नहीं हो रहे, तो हम अपना घोंसला क्यों तोड़े? हम डेवलपमेंट फंड्स भी ले रहे हैं, हम मौजें भी कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है आगे लगने की? आज हम आगे खड़े हो जाएं। सही, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर देखिएगा कि तब्दीली पंजाब के अंदर आती है या नहीं आती। ठीक है, आज आपका किसान जो है वो सड़कों पे खड़ा हुआ है, बेचारा रो रहा है, वक्त हमारे पास तक छीन लिए गए। हसन मुर्तजा साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया। मैं लास्ट कमेंट आफ्ताब साहब से लेना चाहूंगी। आफ्ताब साहब, आप सुन रहे हैं दोनों हमारे रहनुमाओं को, ऑपोजिशन रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट एक तो वो नजर आ रहे हैं कि वो नंबर भी पूरे कर सकते हैं, और अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस सिलसिले में नंबर पूरे करके, जैसे कि हफीज शेख साहब की उन्होंने बात की हसन मुर्तजा साहब ने, कि उस टाइम पे भी नंबर पूरे कर लिए थे, तो कोई डर खौफ तो नहीं है हुकूमत को इस मामले में? अच्छा, पहली बात तो ये, अच्छे चले, एक इस प्रोग्राम के जरिए ये तो पता चल गया कि पीपल्स पार्टी ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो जो है वो तीसरे दर्जे की पार्टी है। पहले दर्जे की पार्टी उन्होंने नून लीग को बना दिया है कि जी वो पहले नंबर पे पार्टी है और उनकी क़यादत पे ये चलने के लिए तैयार है। अच्छा, वो और बात अच्छा नहीं, आपने खुद ही तो कहा अभी। अच्छा देखिए, बात ये है कि पहले भी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लेना। मैंने तो आपकी सुनी बात मुर्तजा भाई, आपकी बात में तो मैंने कुछ बोला नहीं, आपने तो। अच्छा देखिए, बात ये है कि पहले भी आपकी सूरत हाल ये है कि आप अंदरूनी सिंध की पार्टी हैं, और अब आपने आज ये भी इकरार कर लिया कि पंजाब में आपका कोई शेख नहीं है। देखिए, मैं आपको इस पे हट के मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि ये आपका जमहूरी हक है, आप अपना हक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम इस सियासत से निकल कर कि हम खरीद के जोड़ तोड़ की सियासत है और इसको खरीदना उसको खरीदने को छोड़कर ज़मीर की आवाज़ के ऊपर कोई, अगर मैं ये समझूंगा कि कोई चीज़ मेरे है दीन के खिलाफ जा रही है, तो पहला शख्स होऊंगा कि जाके अलग खड़ा हो जाऊंगा, कहूँगा कि ये नहीं हो सकता है, कि अपनी हुकूमत से खिलाफ करूंगा। अगर आप में इतना, हमारे अंदर भी लोग बैठे हुए लोगों में अगर इतना अखलाकी जुर्रत है
तो वो खड़े होकर बोले कि जी हम बोलना शुरू कर दिया है आपका साथ सर आपके अपने रहनुमाओं ने अपने साथियों ने बोलना शुरू कर दिया है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, हम आपको ये देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अहमद जवाद साहब, साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका क्या कहना है पीटीआई की पॉलिसियों से मुतालिक, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब, जिनको अक्सर आपने देखा होगा पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसियों और इस हुकूमत का दिफा करते हुए हमारे प्रोग्राम में भी कई मरतबा वो आया, हमने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर लिया, लेकिन अचानक कुछ रोज़ से हमें नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर, और चंद हजरात पर भी उन्होंने जिनका ताल्लुक पीटीआई से है उन पर तनकीद किया। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनको इस तरह से तनकीद करना पड़ रही है, या फिर वो पहले से ही कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और अब एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था जिसकी वजह से वो आए हैं और इस तरह से तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ अहमद जवाद साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी। सर आपका एक ट्वीट, उससे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आपने ट्वीट किया कि दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बनी गाला सोता रहा, आवाम सर्दी से मरती गई। खुदा का शुक्र है कि तारीख गवाह रहेगी कि मैं इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुआ हूँ। सर दरबारी कौन है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन इमरान खान का दरबारी है और इमरान खान के लिए कौन जहर कातिल बन गया है? देखें, एक लंबी फहरिस्त है और मैं अभी फ़िलहाल नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इमरान खान में चंद एक एक्सेप्शंस के अलावा, उनकी टीम में चंद एक्सेप्शंस के अलावा जो अच्छे जेंटलमैन लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वरना एक बड़ी तादाद जो है वो दरबारियों की है। और ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पे आपको कह रहा हूँ। और ये दरबारी इसलिए मैंने कहा है कि खुशामद पसंदी जो होती है वो इंसान की अकल, समझ, बूझ, आँखों पे, कानों पे पर्दे पड़ जाते हैं और जाहिर है कि वो आपके लिए एक जहर कातिल साबित होता है वो खुशामद जो है, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से दूर हो जाते हैं। आपको नहीं समझ आती कि इस वक्त एक आम आदमी क्या सोच रहा है, आपका वर्कर क्या सोच रहा है, आपके पार्टी के मेंबर, आपके पार्टी के वोटर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो आप तो, और जब आप इस किस्म का कल्चर क्रिएट कर देते हैं तो उसमें फिर किसी की जरूरत भी नहीं होती कि आपको कोई असल हकीकत बता सके। फिर सब जो है वो यही इसी में आफियत समझते हैं कि वो तारीफों के पुल बांधें और कहें कि ये भी आपने ठीक किया और वो भी आपने ठीक किया और सब कुछ ठीक है। तो ये एक दरबारी कल्चर जो है, ये हमारी तबाही का एक सर, ये जिस दरबारी कल्चर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात थी जो बाकी जमातों पर इसी कल्चर को लेकर तनकीद किया करती थी कि ये जो क़यादत होती है, जो लीडर होते हैं, वो अपने ही रहनुमाओं से, अपने ही पार्टी के लोगों से इतने दूर हो जाते हैं कि चंदे के अलावा किसी से मिलना पसंद नहीं करते। तो यही कल्चर आप देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जी, बदकिस्मती से हुकूमत में आने के बाद, लेकिन जब पार्टी कल्चर का मैं अगर जिक्र करूं तो वहां पे फिर भी काफ़ी डिस्कशंस होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन हुकूमती कल्चर जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। और मैं खुद भी तर्जुमानों की मीटिंग में शामिल रहा हूँ और उन मीटिंग्स में मैंने ये देखा कि तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किए जाते थे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और मेन फोकस जो है वो ये होता था कि अपोजिशन को हमने किस तरीके से पछाड़ना है। अपोजिशन, और वो डिफरेंट तरीके से हर कोई फिर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। फिर वो शहजाद अकबर साहब को बुलाया जाता था कि आप बताएं जी। वो फिर एक चार्ट लेके आ जाते थे कि ये पैसे यहाँ से आए, यहाँ गए। फिर उसमें सारे इंटेलेक्चुअल इनपुट शामिल होना शुरू हो जाती थी। नहीं, इस चार्ट को ऐसे कर लेते हैं, इसके फ्लो को ऐसे कर लेते हैं, नहीं ये ऐसे समझ नहीं आएगा। और मैं वहां बैठ के ये सोच रहा होता था कि हमने एहतसाब करना है। एहतसाब के अगर आपके पास सबूत हैं, हुकूमत आपके पास है, नैब आपके पास है, IB आपके पास है, FIA आपके पास है, FPR आपके पास है, आप ये तर्जुमानों की मीटिंग में ये क्या कर रहे हैं?
ये तो शहजाद अकबर साहब जिनको आपने ये ड्यूटी दी है एहतसाब की, ये सारे सबूत और इंफॉर्मेशन लेके जाएं और पाकिस्तान के उन अदारों को इस्तेमाल करें और इसको अदालत के अंदर साबित करें, चाहे नैब में करें या किसी कोर्ट में करें, ताकि उनको उस जगह पहुंचाया जा सके जहां पहुंचाने का हमने वादा किया था या इमरान खान यानी ने आप ये वादा कह रहे हैं किया कि ये जो इजलास में सारी तैयारी की जाती थी ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक होती थी? क्योंकि हमें भी याद है एक एक दो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब किया करते थे और कहते थे कि सारे सबूत मौजूद हैं और फिर एट द एंड अदालतों में कुछ साबित नहीं होता और जमानतें मिल जाती हैं जिनके खिलाफ सब कुछ हो रहा होता है। जी, वो तैयारी जो है वो तर्जमानों की मीटिंग में होती थी कि ये किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है, क्या कहना है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। फिर जो लोग जरा ज्यादा अग्रेसिव तरीके से या तहजीब के दायरे को क्रॉस करते हुए कुछ इज़ारे ख्याल करते थे, उनको फिर एक शाबाशी भी मिलती थी, जिससे फिर एक कल्चर डेवलप हो गया कि जो ज्यादा बदतमीजी करेगा अपोजिशन के साथ, जो ज्यादा तमस्खराना या एग्रेसिव टोन इस्तेमाल करेगा, वो खान साहब उसको पसंद करते हैं, वो उसको अपना टाइगर कहते हैं, अपना चीता कहते हैं। मैंने ये अली ऐवान के हवाले से लेकिन ये है कि देखें इन चीज़ों के कोई सबूत तो होते नहीं है। अली ऐवान साहब ने अपने एक सर्कल में, अपने करीबी सर्कल में कहा कि जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो नंगी गालियां दी थी, तो उसके बाद इमरान खान ने उन्हें कहा कि तुम मेरे चीते हो, टाइगर हो। तो जब आप अपने लोगों को इस किस्म का पैगाम देंगे उनकी बदतमीजियों के ऊपर कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शाबाश दे रहे हैं, तो फिर देखें कल्चर डेवलप हो जाता है, फिर एक रेस शुरू हो गई। बिल्कुल, और हमें वो नजर भी आता है, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में जब एक सहाफी सवाल करता है, चंद तर्जुमानों की ही बात कर लेते हैं, सबकी बात नहीं करते, तो उनका जोर जवाब देने की बजाय इस पर होता है कि जो सवाल कर रहा है उसकी नाअहली को किस तरह से साबित करना है। तो अहमद साहब, जिस तब्दीली का ख्वाब लेकर चले थे आप इमरान खान साहब के साथ, क्या वो तब्दीली दरमियान में कहीं पे रह गई? क्योंकि ये तब्दीली तो वो तब्दीली नहीं है जिसका ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाया था, या सिर्फ ये इक्तदार का जरिया था, एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए ये नारा इस्तेमाल किया गया था? देखें, ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तब्दीली दरमियान में। मैं तो आपसे ये अर्ज करूंगा कि तब्दीली का सफ़र शुरू ही नहीं हो सका। अच्छा। आज हमें 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल के बाद आज आपके प्राइम मिनिस्टर जब एक तकरीर करते हैं तो उसमें कहते हैं कि रिंग रोड जल्दी शुरू हो जाती अगर उसमें करप्शन ना निकल आती। तो वो करप्शन किसने की थी? वो करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्टें किधर गई? उसके जिम्मेदार किधर हैं? देखिए, खुद इमरान खान कह रहे हैं कि करप्शन है, लेकिन वो करप्शन किसी ने की होगी ना। वो करप्शन किसने की? वो जिम्मेदार कौन है? वो किस किस को आपने जो है एहतसाब के उससे गुजारा है? तो ये 3.5 साल के बाद ये तो हमारी हालत है। आप आज वो हमाद अजहर, मेरा ख्याल है एक इमेच्योर सा बच्चा है जिसको इमरान खान ने एक मिनिस्ट्री पकड़ा दी है। एरोगेंस उसमें बहुत ज्यादा है। वो जाता है टॉक शोज में, शाहजेब के सवालों का वो जवाब नहीं दे सकता, तो फिर पार्लियामेंट में अपना जो है ना वो सारा जोश और जज्बा दिखाता है कि जी ये किया वो किया। देखें, वो तो एक साबित होगी, एस्टेब्लिश होगी कि चीज कि आप अपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि गैस महंगे दामों ली है, लेकिन आपने तो उससे भी ज्यादा महंगी दामों आपने गैस ली और फिर गैस की शॉर्टेज कर दी। फिर आप गैस के वो सप्लाई ही नहीं ले सके, वो वन आफ्टर द अदर कैंसिल होते गए और वो प्राइस बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चली गई। तो जो फैसले गैस के वाले से, ऑयल के वाले से, वो नदीम बाबर साहब एक ऑयल माफिया के सरगना थे, उनको आपने 2 साल अपनी पार्टी के अंदर रखा, तो उन्होंने ऑयल माफिया जो है उसकी नुमाइंदगी करनी थी या इमरान खान की करनी थी या अवाम की करनी थी या कोई अवाम को सस्ती बिजली देने की करनी थी? आज 3.5 साल हो गए हैं, सस्ती बिजली के हवाले से कोई इकदामात उठाए हैं तो मुझे बता दें। सस्ती बिजली किसको आज कहते हैं हम? सस्ती बिजली हम कहते हैं सोलर को, विंड को, कि जो 2 से 3 सेंट में आपका हमसाया मुल्क पैदा कर रहा है, और वो उसने 80,000 मेगावाट पैदा की को 15 साल के अंदर। आप उस हिसाब से बताएं, चले पिछले दौरे हुकूमत जो है 10 साल हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, आप बताएं आपने 3.5 साल में क्या किया? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तब्दीली का सफर जो है दरमियान नहीं,
ये तब्दीली का सफर शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, और वो जो ख्वाब था जी अहमद साहब, आप ने ये कहा कि पीटीआई दौर में करोड़पति और अरबपति बनने वाले वजीरों और रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और रियासती मदीना में इंसाफ और एहतसाब सबका होगा और कुछ शवाहिद तुर्की में भी मिले हैं। ये तो बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। ये सारी वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब, इनके अपने वुज़रा, इनके अपने रहनुमा जो हैं वो अपोजिशन रहनुमाओं पर लगाते हैं, और यही सारी बातें अब आप कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो अरबपति बन गए इन 3-3.5 सालों के दौरान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? देखें, मैंने ये इल्ज़ाम नहीं, एक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद क्या है कि मैं पीटीआई के बहुत सारे लोगों को शुरू से जानता हूं, क्योंकि जेब में एक टका नहीं था और अब वो फार्म हाउसेज और बड़े महंगे महंगे घर खरीद रहे हैं, बैरून मुल्क असासे भी खरीद रहे हैं। तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन तो आता है कि ये पैसा कहाँ से आया। क्या ये एक मिनिस्टर की तनख्वाह में 2 साल में आप करोड़पति बन जाते हैं? उसमें तो गुजारा होता है बड़ी मुश्किल से। तो ये कहाँ से ये फार्म हाउसेज और ये जो आपके आ रही हैं चीजें, अब उसकी तहकीक करना जो है वो तो जाहिर है कि या तो जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है वो इसकी कर सकता है। मैं उसके हवाले से खुरे जरूर दे सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे हिंट्स जरूर प्रोवाइड कर सकता हूँ जो इंफॉर्मेशंस मेरे पास हैं, लेकिन इसको 2 ही इसके रास्ते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और एक पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो नेब भी हो सकती है, FIA भी हो सकती है। तो सर कोई नाम भी शेयर कर देना, कोई नाम भी शेयर कर देंगे, कौन लोग हैं जो अरबपति करोड़पति बन गए इन 3-3.5 सालों में? ऐसे कौन से कारोबार हैं उनके, हमें भी पता चले, हम भी वो कारोबार कर ले। देखिए, इसमें मुझे एक अपना होमवर्क कर लेने दें, इसीलिए मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि मैं एक फहरिस्त बना रहा हूं और लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि वो इंफॉर्मेशन जो है ख़ासतौर पे बैरून मुल्क जो है वो दें मुझे, और पाकिस्तान के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन मैं हासिल कर सकता हूं उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। सही। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होंगी ये मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनको दे दूंगा कि वो इसको एक जर्नलिस्टिक मेयार से गुजारें और अवाम के सामने लें। तो मैं लेकिन ये मेरी एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि मैंने ये चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं। अच्छा अहमद साहब, एक सवाल, आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि क्योंकि तंजीमी ढांचा तहलील होने के बाद आपको कोई नया ओहदा नहीं मिला इसलिए आप तनकीद कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं इसका जवाब बड़ी डिटेल के साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि अभी आपके प्रोग्राम में ये सवाल आ गया है तो मैं इसका मुख्तसरन जवाब भी दे देता हूँ। देखें, मुझे जब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की ड्यूटी दी गई तो मैंने एक फ़र्ज शनासी कह लें और एक जिम्मेदारी के एहसास के तहत उस ड्यूटी को निभाया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से एक बड़ी मशहूर नज़म है कैसा बयानका की। कैसा बयानका को उसके वालिद ने कहा कि तुम जहाज के अर्शे पे खड़े हो या यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन जहाज में आग लग गई और लोगों ने जहाज से छलांगें लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। वो अपने बाप से चीख चीख के पूछता रहा कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसका बाप बेहोश हो चुका हुआ था धुएं की वजह से और वो उसका जवाब नहीं आया, तो वो आखिरी वक्त तक अपनी ड्यूटी पे खड़ा रहा जब तक कि जहाज जो है वो समुंदर में डूब नहीं गया। ये एक फर्ज शनासी के हवाले से पूरी दुनिया में एक बड़ी मशहूर नस्म है कैसा बयानका। मुझे जब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात लगाया गया तो मैं उसी फर्ज शनासी के साथ जहाज के अर्शे पे जाके खड़ा हो गया और जो मुझे उस ड्यूटी के हवाले से करना था, यानी पार्टी को डिफेंड करना था, और एक तवक्को जो की जाती थी कि अपोजिशन पे आपने अटैक करना है, तो वो मैंने अपनी शाइस्तगी को खोए बगैर मैंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों में लेता था। लेकिन फिर उसके बाद तंजीम जो है वो डिसॉल्व हो गई और जब वो तहलील हो गई तो मेरी अर्शे पे जो ड्यूटी थी वो खत्म हो गई। अब मैं किसी बाइंडिंग का शिकार नहीं था। जब तक मैं अर्शे पे खड़ा था इस ड्यूटी के साथ, तो मैं अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब तक मैंने वो ड्यूटी की मैंने अपने आप को नहीं पार्टी को रिप्रेजेंट किया।
लेकिन जब वो पूरी एक जमात जो है उसकी तंजीम को तहलील कर दिया गया तो मैंने शुक्र भी अदा किया और इस बात का फैसला किया कि मैं इसके बाद पार्टी में किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं हूँ। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे, फाइनल क्वेश्चन, आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या फ्यूचर क्या प्लान है पॉलिटिक्स में लेके आपको? देखिए मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ और मैं उन पीटीआई के वर्कर्स की आवाज हूँ, पीटीआई के उन पुराने लीडर्स की आवाज हूँ जो कि अब अपनी उम्र की वजह से अब किसी नई जिद्दोजहद में नहीं जा सकते और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट जरूर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए, हम कुछ नहीं कर सकते। और पीटीआई का वर्कर जिसको कि दीवार के साथ लगा दिया था उसकी मैं आवाज हूँ, उनका खून। जहांगीर तरीन साहब भी नाराज हैं काफी, उनके साथ आपका कोई राब्ता हुआ? देखिए जहांगीर तरीन साहब हमारी पार्टी को हुकूमत में लाने के हवाले से बहुत ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है, तंजीमी एतबार से भी जाता है, सियासी एतबार से भी जाता है, एक पूरा ऑर्गेनाइज करना सारा वो उन्हीं को जाता है। यानी आज पीटीआई जो है हुकूमत में अगर बैठी हुई है तो उसमें आप जहांगीर तरीन साहब को सबसे बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं। और उनके साथ भी जो हुआ वो भी बड़ा अफसोसनाक है कि एक तरफ तो वो कुर्बानी का बकरा बन गए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और दूसरी तरफ पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया, हुकूमत ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको टारगेट किया गया और वो अकेले ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन फिर एक स्टेज आई कि जिसमें वो भी खड़े हो गए और उन्होंने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो मेरा जहां तक तल्लुक़ है, मेरा तो कोई ना मेरे पे कोई इल्ज़ाम है, ना मेरा कोई अपना ज़ाती एजेंडा है, ना मैं किसी ओहदे को किसी को सीख कर रहा हूँ। मैं तो ये स्टेटमेंट जब दे दी है पीटीआई के हवाले से, अब मेरा जिंदगी में कभी भी पीटीआई से कोई ओहदा लेना या पीटीआई की कोई हुकूमत में ओहदा लेना वो मेरे पे हराम है। इसलिए कि अगर मैंने आप कोई ओहदा नहीं लेंगे, बट यू आर स्टिल पीटीआई। जी आई एम स्टिल पीटीआई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, वो उन्होंने सामने रखे हैं और इतने अरसे के बाद वो क्यों तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि उनको जो एक जिम्मेदारी दी गई थी वो टाइम ख़त्म हो गया, वो ओहदा ख़त्म हो गया, इसलिए अब उनको महसूस हुआ कि उनकी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।